मुझे सबको ही एक ही चीज़ पूछते हैं कि चंद्रयान पे 650 करोड़ का एक कॉस्ट हुआ है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ देश को। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उससे फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, एक समय ऐसा था जब हम हमारे साइंटिस्ट को पकड़ के जेल में डाल देते थे। एस्पिनियोज के चार्ज में, आपको याद होगा नंबी नारायण की, आपने सब कोई ने आपने देखा होगा। उस टाइप के काफ़ी साइंटिस्ट जेल में चले गए, कोई मिस्टीरियस डेथ हो जाती थी कि कोई मारे जाते थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर एक लीडरशिप एक सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ खड़ी दिखती है, उनके फेलियर्स में भी उनके साथ रहती है, उनके सक्सेस में भी उनके साथ रहती है, और एक रकम से इसरो को उन्होंने प्रॉफिटेबल बना दिया। मैं कैसे बताता हूँ, मतलब इसरो का जब से इंसेप्शन हुआ और तब से लेकर 2014 तक टोटल फॉरेन सैटेलाइट्स जो इसरो ने लॉन्च किया, क्योंकि फॉरेन सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो इसरो को फायदा होता है, उसको प्रॉफिट होता है, उसकी कमाई होती है। तो 39 थी टोटल, मतलब आप 40 पकड़ लीजिए, और अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 10 साल में हमने 400 फॉरेन सैटेलाइट भेजे। तो आप सोच सकते हैं कि 40 सैटेलाइट इन लास्ट सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स, एंड 400 सैटेलाइट वी हैव लॉन्च इन लास्ट 10 ईयर्स। थैंक यू अ लॉट। अब इंदौर की इस पावन धरती में सबको बहुत अभिनंदन करता हूँ। मतलब मैं जब इंदौर मतलब मुझे यहाँ पर आने का न्योता मिला तो मैंने एक शर्त रखी कि भैया मुझे महाकाल के दर्शन करवा देना, तभी मैं आऊँगा। तो आज सुबह महाकाल के दर्शन हुए और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरा इंदौर आना एकदम मतलब सार्थक हो गया। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात कर रही है, तो देखिए ये कोई एक दिन का ये हुआ नहीं है, मतलब इसके ऊपर बड़ी मेहनत लगी है। हमारे जो विपक्ष के नेता थे वो पहले बोलते थे कि अरे यार डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैसे होगा, कैसे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे, कैसे गरीब लोग के पास पीओएस मशीन जैसे क्रेडिट कार्ड की मशीन आप कैसे लेकर आओगे। उनके हिसाब से वो डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट कार्ड होता था। लेकिन लास्ट 10 सालों में हमने ABCD, मतलब इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ABCD किया। ए क्या था? आधार। आपने पहले 30 करोड़ आधार था, उसको पूरा का पूरा 140 करोड़ 99% का आधार कवरेज दिया। सो दैट वाज अ ए। बी वाज अ बैंकिंग। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 50 करोड़ लोग बैंकिंग के बाहर थे। मतलब आप सोच लीजिए, आपने बैंक को नेशनलाइज कर दिया 1970 में, उसके बावजूद भी एक गरीब आदमी बैंक की मतलब आप चौकी लांग नहीं सकता था, उसको डर लगता था कि कहीं उसको कोई निकाल नहीं दे। तो आपने जो लास्ट 10 साल में इस देश में एक मुहिम चली और उस गरीबों को बैंक के एक गरीबों का अकाउंट खुला। सो आधार के बेसिस पे वो अकाउंट खुला। थर्ड आती है सी। ए बी के बाद सी आती है। सी इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी होती है आपकी मोबाइल, आपके सेलुलर। आपने पहले कोई जमाने में, मुझे याद है मैं एयरटेल का फोन यूज करता था, 1200 रुपया महीने का देता था। आज वो रेट्स घट करके 200 रुपया महीने के आ गए, 200 या 250 होंगे। और मतलब आप सोच लीजिए, गरीब से गरीब आदमी भी आज अफोर्ड कर सकता है फोन। तो वो सी जो था, ABC कनेक्टिविटी, वो डेमोक्रेटाइज हो गई, सस्ती हो गई और सबके पास पहुंच गई। तो ABC होने के बाद डी आया। डी वॉज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको याद होगा हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा लीक हो जाता है। तो आज 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है, 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया पहुंचता है, 1000 रुपया भेजते हैं तो 1000 रुपया पहुंचता है, 10,000 भेजते हैं तो 10,000 पहुंचता है। लीक कहीं नहीं होता है, बीच वाला कोई खाता नहीं है। तो ये DBT, ABC और D, ये फायदा हुआ। उसके बाद आप देखिए, आज जो 50 करोड़ अकाउंट्स खुले, वो 50 करोड़ अकाउंट्स जो गरीब लोगों के खुले हैं, आज उनके, वो पहले पैसे कहाँ रखते थे? वो पैसे आपके घर में कहीं छुपा के रखते थे, नमक के डब्बे में रखते थे, शक्कर के डब्बे में रखते थे।
आज वो पैसे बैंक में जा रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट है, वो 50 करोड़ अकाउंट में। और वो सिर्फ बैंक में डिपॉजिट नहीं है, वो बैंक में डिपॉजिट होने के बाद उनकी एक रकम से एक क्रेडिट हिस्ट्री भी बन रही है। मैं आपको बताता हूं उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बन रही है। एक चाय वाला है मेरे ऑफिस के बगल में, वो पहले कैश में पैसा लेता था। आज वो चाय वाला क्यूआर कोड लगा दिया है, स्टिकर लगा दिया है और बोलता है भैया आप क्यूआर कोड में स्कैन कर दीजिए। 20 रुपए की चाय रहती है, 100 चाय बेचता है, ऑन एन एवरेज 6,000 रुपए की चाय महीने की बेच देता है। और अप्रॉक्सीमेटली आप सोच लीजिए, एक दिन की 6,000 बेच देता है, महीने की ऑलमोस्ट 20 रुपए के हिसाब से आप 30 एक दिन में मतलब 2,000 की चाय, 60,000 की चाय महीने की बेच देता है और एक साल में 7 लाख की चाय बेच देता है। अब वो क्यूआर कोड के कारण क्या हो रहा है, हम लोग उसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, उसको कैश नहीं दे रहे हैं, तो उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है। क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है, कैश फ्लो बन रहा है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। अब कोई भी बैंकर देखता है कि अरे यार ये चाय वाला के पास तो 6 लाख की कैश फ्लो है, हर साल उसके 6-7 लाख की कैश फ्लो आ रहा है, इसको चलो हम 10 लाख का लोन दे देते। तो वो आदमी जिसको कोई लोन नहीं देता था, आज वो क्रेडिट वर्दी हो गया है, उसको लोन मिलने लग गया है और वो लोन लेता है, एक्सपैंड करता है, वो एक दुकान से दूसरी दुकान बनाता है, तीसरी दुकान करता है और ऐसे एक्सपैंड करने लग गया है। तो आज के डेट में 40 करोड़ मुद्रा लोन्स जो ये गरीबों को मिले हैं, और वो 40 के 40 करोड़ लोन है, वो अच्छे से सर्विस हो रहे हैं। उसमें 2% के आसपास का एनपीए है, विच इज मच लोअर देन द कॉर्पोरेट एनपीएस विच वाज अराउंड 5%। तो आज गरीब लोन भी ले रहा है, लोन चुका भी रहा है और उससे वो लोन ले करके उस पे वो उससे और अपने आप को एक्सपैंड भी कर रहा है और अपनी लाइफ को भी इंप्रूव कर रहा है। तो दिस इज हाउ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग। धीरे धीरे करके ABCD के बाद क्रेडिट हिस्ट्री के बाद उनको क्रेडिट मिलने लग गया और क्रेडिट मिलने के बाद वो एक्सपैंड करने लग गए। तो जो लोन पहले सिर्फ एक अमीरों को मिलता था, जो लोन सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को मिलता था, आज गरीबों को भी मिल रहा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड को भी मिल रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि दे आर एक्सपेंडिंग और सब एवरीबडी इज टेकिंग द क्यू। आप देख रहे हो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर कोई वर्ल्ड में 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं तो 46 डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ इंडिया में होते हैं। तो 46% of the digital transaction is happening in our own country and we should be very proud of this achievement. सर, पिछले दिनों भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वो देश जिसको ब्रिटेन ने 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, एक सोने की चहचहाती चिड़िया को पिंजरे में कैद चीखता चिल्लाता छोड़कर चला गया, उसी देश को आज भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पछाड़ दिया है। कैसे तय किया भारत ने यह सफर? मैं आपको बताता हूं, 30 साल पहले 1992 में ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी 1.2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। 1.2 इंडिया की कितनी थी? $250 बिलियन। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 1/5 आप बोल सकते हो, हम लोग 1/5 थे। आज के डेट में ब्रिटेन की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है और हमारी $3.75 ट्रिलियन है। सो आप सोचिए कितना बड़ा सफर हमने तय किया है कि कहां उनकी 1/5 थी, आज हम उनसे ऑलमोस्ट 20% ज्यादा है। तो ये सफर धीरे धीरे करके तय हुआ है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। अगेन इसके पीछे भी बहुत सारे पेनफुल रिफॉर्म्स थे। आपने लास्ट 10 साल में देखा होगा, आपने धीरे धीरे करके आपने रिफॉर्म्स किए, GST लेकर आए। नाउ GST वॉज अ पेनफुल रिफॉर्म, सबको अडॉप्ट करने में टाइम लगा, टीथिंग प्रॉब्लम थी, बट अल्टीमेटली दैट रिफॉर्म हैपेंड। 28 to 29 टैक्सेस गॉट सब्ज्यूम इन दोज थिंग। उसके बाद आप लेकर आते हो बैंकिंग रिफॉर्म्स। आपको याद होगा बैंक के अंदर बहुत बैड डेब्ट्स थे, बहुत लोगों ने लोन लेकर रखा था, कोई चुका नहीं रहा था। तो आई थिंक दैट द बैंकिंग रिफॉर्म्स जो हुआ लास्ट 5-6 साल में, जहां पर बैंकों ने काफी कड़ी कार्रवाई की, गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाए NCLT वगैरह के, और उसके कारण आपने वो बैंक्स के सारे एसेट्स जो थे वो एक्वायर हुआ और उसको एक हाईएस्ट बिडर्स को बेच दिया गया, तो वो एसेट भी वापस सर्कुलेशन में हो गया। सो आज बैंक का जो
एनपीए है वन ऑफ द लोएस्ट है, 1% के आसपास आ गया है. सो धीरे धीरे करके लेबर रिफॉर्म हुआ, डिजिटल रिफॉर्म जो मैंने बताया आपको, तो धीरे 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 सारे रिफॉर्म्स हुए और वो रिफॉर्म्स होते होते इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग गुड. अब मैं जैसे आपको पहले भी बता रहा था, जैसे 50 करोड़ लोग हमारे बैंकिंग अर्थव्यवस्था में जुड़े जो पहले थे ही नहीं. आप सोचिए चंद्रयान, जब चंद्रयान ऊपर गया तो उसमें 5 इंजन लगे थे. आज हमारे इकोनॉमी में 50 करोड़ माइक्रो इंजन्स लगे हैं. 50 करोड़ छोटे छोटे माइक्रो इंजन्स जो हमारी इकोनॉमी में चले गए और वो हमारी इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ. 7.8% का ग्रोथ रेट है इंडिया ने अभी दिया है लास्ट क्वार्टर का, मैं बता रहा हूं. जबकि ये उस समय है जब वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, ब्रिटेन रिसेशन में जा रहा है, जर्मनी रिसेशन में जा रही है, यूएस की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है और चाइना इज इन डिफ्लेशन राइट नाउ. उस समय इंडिया इज परफॉर्मिंग, इज द लाइक इट्स द ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ग्रोथ अगर वर्ल्ड को दे रहा है वो इंडिया दे रही है. तो आप सोच सकते हो कि हम किस लेवल से आए हैं और किस लेवल पे चले गए. लेकिन एवरी अचीवमेंट हैज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. वो पेनफुल प्रोसेस भी हमने झेला है, उसको भी हमने किया है और वो अल्टीमेटली द रिजल्ट हैज बीन वेरी गुड. सबको एक ही चीज पूछते हैं कि चंद्रयान पे 650 करोड़ का एक कॉस्ट हुआ है, तो उससे फायदा क्या हुआ देश को. मैं एक ही चीज बोलता हूं कि उससे फायदा नुकसान की बात नहीं है. आप एक चीज देखिए, एक समय ऐसा था जब हम हमारे साइंटिस्ट को पकड़ के जेल में डाल देते थे. एसपी न्यूज के चार्ज में, आपको याद होगा नंबी नारायण की, आपने सब कोई ने आपने देखा होगा. उस टाइप के काफी साइंटिस्ट जेल में चले गए, कोई मिस्टीरियस डेथ हो जाती थी कि कोई मारे जाते थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर एक लीडरशिप एक सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ खड़ी दिखती है. उनके फेलियर्स में भी उनके साथ रहती है, उनके सक्सेस में भी उनके साथ रहती है. और एक रकम से इसरो को उन्होंने प्रॉफिटेबल बना दिया. मैं कैसे बताता हूं, मतलब इसरो का जब से इंसेप्शन हुआ और तब से लेकर 2014 तक टोटल फॉरेन सैटेलाइट्स जो इसरो ने लॉन्च किया, क्योंकि फॉरेन सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो इसरो को फायदा होता है, उसको प्रॉफिट होता है, उसकी कमाई होती है. तो 39 थी टोटल, मतलब आप 40 पकड़ लीजिए. और अप्रोक्सीमेटली लास्ट 10 साल में हमने 400 फॉरेन सैटेलाइट भेजे. तो आप सोच सकते हैं कि 40 सैटेलाइट इन लास्ट सो मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 40-50 इयर्स, एंड 400 सैटेलाइट वी हैव लॉन्च इन लास्ट 10 इयर्स. सो एक तो यहां पर प्रॉफिट हो गया. सेकेंडली, ये जितनी भी कंपनीज ने चंद्रयान में पार्टिसिपेट किया था, लार्सन एंड टर्बो ले लीजिए, एम स्टार ले लीजिए, जितनी भी लिस्टेड कंपनी थी, BML ले लीजिए, भेल ले लीजिए, आपके HAL ले लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सारे कंपनीज के शेयर बढ़ गए. कितने बढ़ गए? 50,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया. तो आप सोचिए, आपने 650 करोड़ रुपया खर्चा किया और आपकी कंपनी के वैल्यूएशन 60,000 50,000 करोड़ रुपया बढ़ गए. तो एंड सिंस गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट होल्डर ऑफ ऑल दिस PSU कंपनी, गवर्नमेंट की वैल्यूएशन बढ़ गई. तो 650 करोड़ रुपया खर्चा करके गवर्नमेंट हैज मेड अ वैल्यूएशन गेन ऑफ 60,000 करोड़ रुपीज. सो दैट इज अ बिग थिंग. एंड सेकेंडली, एक प्राउड की भी एक बात होती है, गुडविल की भी बात होती है. इंडिया की गुडविल कितनी बढ़ गई. चंद्रयान इन द साउथ पोल, फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ रोवर इन द साउथ पोल. तो आप सोचिए कितनी बड़ी ऐतिहासिक चीज हुई है. और हम जब बाहर वालों से मिलते हैं, सबको एक ही बात बोल रहे हैं, योर चंद्रयान हैज लैंडेड इन द मून. बोले यस, हमारा चंद्रयान, क्योंकि वो हम सबका है. तो दैट इज द, मतलब आप सोचिए उस समय हम सब ने टीवी पे ध्यान लगा के देखा था कि क्या है. मतलब हम जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते थे कोई जमाने में, आज हम चंद्रयान की लैंडिंग देख रहे थे. तो ये हमारा चेंज है. कितना बड़ा चेंज आया कि कहां पर आज चंद्रयान की लैंडिंग देख रहे हैं. सो दिस इज अ बिग चेंज विच हैज हैपेंड. देखिए, मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. कुछ साल पहले की बात है, 2014 से पहले की बात है. हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान रहते थे, उनको उनका बकाया राशि नहीं मिलती थी. 2-2 साल 3-3 साल बकाया चलता था उनको. आज उनका एक भी बकाया नहीं है. वाई? बिकॉज ऑफ द एथनॉल ब्लेंडिंग. जो वो गन्ना सप्लाई करते हैं चीनी मिल में, और चीनी मिल उसमें से एथनॉल निकालती है और वो सप्लाई करती है. तो दैट इज अ एडिशनल रेवेन्यू विच हैज हैपेंड.
तो ये जो ब्लेंडिंग होने के बाद क्या हो गया कि आज के डेट में 50,000 करोड़ के आसपास का हमारा फ्यूल बचा है, जो हम इंपोर्ट करते थे सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट कंट्री से। आज हम उतना फ्यूल इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम 50,000 करोड़ का जो फ्यूल है वो हम बेसिकली हमारे फार्मर्स बनाते हैं। तो वो जो पैसा जो अरब के शेखों के पास जाता था, आज हमारे गरीब किसानों के पास जाता है। तो ये वो एथनॉल ये काम करता है कि आपकी चीज संपत्ति से ही वो फ्यूल बनाता है और उसको हम पेट्रोल में या हम अपने फ्यूल में ब्लेंड करते हैं। तो दैट इज हाउ इट हैपन। तो 50,000 करोड़ की राशि हमारे देश में बची है। एग्री वेस्ट वगैरह को भी हमने एथनॉल पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी काफी सक्सेसफुल रहा है। तो आई थिंक एक रकम से ये जो बायो अलायंस हुआ है, तो ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है वो इंडिया चाहती है कि काफ़ी अदर्स कंट्रीज जो काफ़ी एग्री बेस्ड कंट्रीज है, जैसे ब्राज़ील है, जैसे यूएसए भी काफ़ी एग्री बेस्ड है, काफ़ी उनके भी काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफ़ी हाई होते हैं, तो दे वांट दैट थिंग टू हैपन। सेकेंडली G20 में एक बेनिफिट और भी हुआ, हम अपनी डिप्लोमेसी के कारण देश का बहुत पैसा बचा पाए। आज हम $30 सस्ता क्रूड ऑयल रशिया से लेते हैं, वो रशिया जिसको वेस्टर्न कंट्रीज ने एकदम बहिष्कार कर दिया है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। और इंडिया बिकॉज ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी, इंडिया के ऊपर प्रेशर जरूर डाला था इन्होंने, इंडिया ने वो प्रेशर लिया नहीं। तो आज हम अपना सस्ता फ्यूल रशिया से लेते हैं। 45% ऑफ द फ्यूल इज कमिंग फ्रॉम रशिया, और वो रशिया से आने के कारण लास्ट 2 साल में हमारे पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़े, जबकि हर जगह, आप ब्रिटेन की बात कर रहे थे, ब्रिटेन में चेक कर लीजिए, लास्ट 2 साल में वहां पर फ्यूल 40 से 50% बढ़ गए। हमारे इंडिया में वो फ्यूल नहीं बढ़े, फिक्स्ड है। तो यूक्रेन का वॉर होने के बावजूद भी लास्ट 2 साल में आप अगर चेक करोगे तो पेट्रोल डीजल के दाम ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहे। तो ये हमारा अचीवमेंट है। थर्ड अचीवमेंट ये था कि आज जब कनाडा ने हम पे कोई इल्जाम लगाया तो कोई भी कंट्री कनाडा के साथ खड़ी नहीं हुई, कोई भी कंट्री उनके साथ नहीं खड़ी हुई। आज सब कोई हमारे साथ खड़े हैं। दैट इज द फोर्थ अचीवमेंट विच हैज हैपेंड। और फिफ्थ अचीवमेंट है कि आज हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। इवन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज वो हमारा साइड लेती है, वो हमारे साथ रहती है। तो दैट्स अ बिग थिंग विच हैज हैपेंड इन दिस डिप्लोमेसी। एंड ऑब्वियसली दो FTAs वगैरह जो साइन हो रहे हैं, ट्रेड डील्स हो रही है, वो एक एडेड एडवांटेज है। सो दिस इज द अचीवमेंट विच हैपेंड इन G20 एंड डेफिनेटली हमारा स्टेचर भी बढ़ा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर देश के कैपिटलिस्ट नहीं होंगे तो हमें रोजगार कौन देगा? मतलब एक चीज आप बता, अगर हम अपने कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या बाहर वालों को सपोर्ट करेंगे? क्या हम बिल गेट्स को सपोर्ट करेंगे, एलन मस्क को सपोर्ट करेंगे, हम जेफ बेजोस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? ये बात हुई। क्या हम कोको कोला को सपोर्ट करेंगे और अडानी पोर्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या हम वोडाफोन और AT&T को सपोर्ट करेंगे और जियो को सपोर्ट नहीं करेंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मतलब आप एक चीज बोलिए, मतलब ऐसे बातें होती है। मतलब मेरे को कोई बता रहा था कि अडानी ने एयरपोर्ट ले लिया। मैं बोला कौन सा एयरपोर्ट ले लिया? बोलता है मुंबई एयरपोर्ट ले लिया। बोले किससे लिया? बोले वो कोई कंसोर्टियम था GVK के साथ, उसके साथ फॉरेन पार्टनर्स थे, उनसे वो खरीदा है। बोले उसको बेचा किसने? भाई उसको तो कांग्रेस वालों ने बेचा था 2008 में, 6-7 एयरपोर्ट बेचे थे, उसमें वो भी बिक गया था। तो आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है आपके साथ कि फलाना इंडस्ट्रीज ने ये इंडियन एसेट खरीद लिया। ये नहीं बताया जाता है कि फलाना इंडस्ट्रीज ने इंडियन एसेट बाहर वालों से खरीदा है, गवर्नमेंट से नहीं खरीदा है। अब अडानी ने ACC और गुजरात अंबुजा गवर्नमेंट से नहीं खरीदा है, बाहर की हॉलीसिम से खरीदा था। इंडिया वाले तो उनको बेच चुके थे, वो बाहर से खरीद करके लेकर आ रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई भी गलत नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें उनके कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, क्योंकि दिस आर द पीपल हु गिव्स अस द एम्प्लॉयमेंट। जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जितनी नई इंडस्ट्री लगेगी, जितने नई कारखाने लगेंगे, उतना ही हमारे यूथ को जॉब मिलेगा। तो आप एक तरफ ये बोलते हो कि हमारे पास जॉब नहीं है और एक तरफ बोलते हो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, तो ये मत बोलिए। इंडस्ट्रियलिस्ट चोर नहीं है, अनलेस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अनलेस अंटिल अडानी हैज डिफॉल्टेड ऑन सम बैंक लोन, देन आई विल टेक माय वर्ड। अभी तक उसने कोई बैंक, ना तो अंबानी ने डिफॉल्ट किया ना अडानी ने डिफॉल्ट किया, तो आप उसको चोर कैसे बोल सकते हो? जिस दिन कोरोना हुआ था, मतलब आई थिंक वो एक दिन का एक उन्होंने वो
रखा था लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला लॉकडाउन होता क्या है। और आई थिंक मार्च 2020 की बात होगी। उस समय ना तो हमारे पास मास्क था, ना सैनिटाइजर था, मतलब 140 करोड़ के कंट्री के लिए, ना हमारे पास बाकी की चीजें थी। और वो सारी जो चीजें थी हमारे देशवासियों ने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सब लग गए थे। कोई मास्क बना रहा था, कोई सैनिटाइजर बना रहा था, कोई बाकी की चीजें बना रहा था, कोई पल्स मीटर बना रहा था। सारी चीजें इंडिया में बनने लग गई। वैक्सीन भी नहीं थी हमारे पास, और हमारे पास दवाइयाँ जो थी वो भी काफ़ी कम थी, वो भी बनने लग गई। इनफैक्ट मुझे याद है कि यूएसए ने हमसे दवाई मांगी थी। दोज वर द डेज जहां पर इंडिया वाज सप्लाइंग वैक्सीन्स टू द वर्ल्ड, जब हमारे फाइजर ने सप्लाई करना बंद कर दिया था। मतलब मैं आपको बताता हूं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वाज डिपेंडेंट ऑन द फाइजर वैक्सीन। उन्होंने 1 करोड़ फाइजर वैक्सीन मांगा था, वो नहीं दे पाए थे। 2020 की एंड में वैक्सीन हमारा कोविशील्ड कोवैक्सीन बन गया था। 2021 से डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी, और 2021 में एक साल के अंदर अंदर 200 करोड़ वैक्सीन हमने हमारे भारतीय नागरिकों को दे दिया था। तो आप सोचिए 200 करोड़ वैक्सीन, जो हमारे पास 2020 में एक वैक्सीन नहीं थी। तो एक साल के अंदर अंदर फुल्ली वैक्सीनेटेड, और हम लोग अपना काम धाम स्टार्ट कर दिए थे, अनलॉकिंग स्टार्ट कर दिए थे। चाइना आई थिंक लास्ट ईयर अनलॉकिंग स्टार्ट किया है। वी हैव डन दैट मच बिफोर। सो दैट वाज अ कंफ्यूजन यू हैड बिटवीन 2020 एंड 22, आई एग्री, बट दैट वाज द थिंग वी हैव डन। और उसके साथ साथ हम वी हैव स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड। हमारी पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंस था। पीएलआई स्कीम लेकर आए, मोबाइल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्टार्ट हुई। डिफेंस में हमारा 60-70% बजट बाहर के कंपनीज में जाता था, बाहर की चीजों हम लेते थे। आज हमारा 70% डिफेंस बजट गोज टू इंडिजीनियस कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज है उसमें जाती है। तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। मोबाइल फोन्स मैं आपको बताता हूं, हम इंपोर्ट करते थे मोबाइल फोन, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। 2 फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 200 के ऊपर फैक्ट्रीज है मोबाइल फोन की। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट विच वी हैव। सो मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इन इंडिया, ये जो बज़वर्ड होने लग गया है, आज आप देख रहे हो एप्पल आ रहा है। एप्पल 5-6 बड़ी बड़ी आई थिंक फैक्ट्रीज बैठा दिया है। इट इज एक्सपोर्टिंग $2 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन एवरी मंथ। मतलब $24 बिलियन का आईफोन वो इस साल एक्सपोर्ट करने वाला है। तो ये चेंजेस आया है। तो ग्रेजुअली वी आर एक्चुअली डूइंग द थिंग। हमने सारी एपीआई की फैक्ट्री बनाई, जो एपीआई से हम ड्रग्स बनते हैं, जो पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। 80-90% एपीआई हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज वो कट करके 30-40% हो गया। तो ग्रेजुअली वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो आत्मनिर्भर भारत मींस सेल्फ रिलायंस, और वो हम सेल्फ रिलायंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग, वी आर इंसुलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और वो इंसुलेशन के कारण वी आर एबल टू survive, we are able to grow when world is declining and it is going into a recession. 10 साल पहले अगर आप पढ़ते तो आपको दिखता आज ये स्कैम हुआ है, आज कोल का स्कैम हो गया 1,70,000 करोड़ का, 2G ऑक्शन का स्कैम हो गया 80,000 करोड़ का, CWG का स्कैम हो गया, कुछ ना कुछ स्कैम चलता रहता था। आज जब मैं देखता हूं, आज मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मेरे को दिखता है रेलवे ने 20,000 करोड़ रुपया बचा लिया। कैसे बचा लिया भैया? उसने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया अपनी लाइन का 90%, और 20,000 करोड़ का डीजल बच गया उसका। फिर मैं देखता हूं एथनॉल में देश ने 50,000 करोड़ रुपया बचा दिया। कैसे बचा दिया? हमने एथनॉल ब्लेंडिंग किए, और वो 50,000 करोड़ जो हम मिडिल ईस्ट को दे रहे थे, हम अपने इंपोर्टर्स को दे रहे थे, हम अपने किसानों को देने लग गए। फिर मुझे पता चला कि भाई बेनिफिशियरी बहुत जगह घोटाला होता था। कभी गोश्त राशन कार्ड होते थे, फेक राशन कार्ड होते थे, फेक मनरेगा कार्ड होते थे। 2 करोड़ मनरेगा कार्ड हटा, 4 करोड़ राशन कार्ड हटा, 3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हटे। कितनी टीचर्स थी जो पैसा लेती थी लेकिन कभी स्कूल में नहीं आती थी, वो टीचर्स शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। कितने स्टूडेंट्स थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। टोटल अगर इसका टोटल अनुमान लगाया जाए तो 2,70,000 करोड़ रुपया हमारा देश का बचा है, बिकॉज सबकी आधार सीडिंग हो गई है। अब आधार सीडिंग हो गई है तो काफी बेनिफिशियरी हट गए, मतलब फेक बेनिफिशियरी हट गए। तो दिस इज द बिग चेंज विच हैज हैपेंड। लीकेजेस रुक गई है, सारी लीकेजेस रुक गई है। अब ये 2,70,000 करोड़ का हम क्या करते हैं?
हम 2,70,000 करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया है, रोड्स पे बनाए हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम अपनी हम अपनी जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो पैसा डाल के वो पैसा खर्चा कर रहे हैं। सो जो पैसा आपका जा रहा था वो पैसा आपके पास वापस आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। देखिए, एक्टिविस्ट में देखता हूं कि एक्टिविस्ट आर द ब्लैकमेलर्स, दे डू नथिंग बट टू ब्लैकमेल द पीपल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नर्मदा डैम था, हमें यही बताया जाता था एक्टिविस्ट कि नर्मदा डैम जिस दिन बन गया उस दिन पूरा गुजरात फ्लडेड हो जाएगा, उस दिन गुजरात खत्म हो जाएगा। नर्मदा गवर्नमेंट ने उनका ब्लफ हटा दिया, नर्मदा डैम बनी, और नर्मदा डैम बनने के बाद यू विल बी सरप्राइज 3 स्टेट को पानी मिलता है, इसमें मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, दे आर 3 स्टेट विच आर गेटिंग वाटर फ्रॉम नर्मदा डैम, और उसमें हजारों कैनल्स भी बनी है और मेरे ख्याल से दसियों हजार गांवों को ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। सो एक्टिविस्ट का काम ही है कि आपकी चीजें को रखना। अभी विजयनगर पोर्ट है, वो एकदम डीप साउथ में, एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, देखो पोर्ट बनेगा तो ये हमारा इरोशन हो जाएगा। अरे भाई, इरोशन तो समुद्र का इरोशन है, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे भी होगा, आप उसको पोर्ट के ऊपर क्यों मतलब आप टीका लगा रहे हो? तो दिस इज हाउ दे डू। एक हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट था, उन्होंने रुकवा दिया। एक हमारा स्टरलाइट का कॉपर प्लांट था, उन्होंने रुकवा दिया कि भाई पॉल्यूशन होता है। स्टरलाइट वाले बोलते हैं कि भाई आप चेक करा लो पॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, बोलते हैं नहीं हम लोग को लगता है इसलिए होता है, इसलिए होता है, बात खत्म। आज हम कॉपर जो हम एक्सपोर्ट करते थे, आज इंडिया बिकम द नेट इंपोर्टर्स ऑफ द कॉपर। किसको फायदा हो रहा है? चाइना एंड पाकिस्तान, बिकॉज दे प्रोवाइड अस द कॉपर। यू विल बी सरप्राइज टू नो। तो जो कॉपर हम अपने घर पे प्रोड्यूस कर सकते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक बड़ा प्लांट बंद है। सो दिस इज हाउ आई फील। और इन्वायरमेंटल की बात बाहर वाले करते हैं, इंडिया से 200 साल तक उन्होंने फॉसिल फ्यूल को जलाया है, 200 साल तक कोयला जलाया, और अब हमें बोल रहा है कि भैया तुम कोयला मत जलाओ। क्यों नहीं जलाएं भाई? आप 200 साल तक जलाते हो, 95% पोल्यूशन आप क्रिएट करते हो। जो इंडिया का जो लास्ट 200 ईयर्स में जो एमिशन था 5% था, टोटल लास्ट 200 ईयर्स का टोटल एमिशन इंडिया का 5% था, और आप हमें बता रहे हो कि आप कोयला मत जमाओ। यू विल बी सरप्राइज टू नो हमारी पॉपुलेशन 18% है वर्ल्ड की, और आज के डेट में भी हमारा जो हमारा एमिशन लेवल है इन द वर्ल्ड इज 5%। हमारी सबसे लोवेस्ट पर कैपिटा एमिशन है वर्ल्ड में। हम आज भी वो अगर 9000 कैलोरीज यूज करते हैं पर पर्सन पर कैपिटा पर पर्सन यूएस में, आज हम 800 कैलोरी यूज करते हैं, 1/10 ऑफ द कैलोरी वी यूज। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। और सेकेंडली, लास्ट 6-7 साल में हमने अपना सोलर का जो सोलर पावर था, वी हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट सोलर पावर मेकर इन द वर्ल्ड। वी हैव बिकम द 3rd लार्जेस्ट विंड पावर मेकर इन द वर्ल्ड। हम 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो विंड से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, 4th लार्जेस्ट है जो सोलर से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी टोटल कैपेसिटी जो पावर की है, वो उसमें से 40% आज के डेट में रिन्यूएबल कैपेसिटी है। तो हमें वेस्ट सिखाएगा कि हमें एनवायरमेंटल का ध्यान देना है कि नहीं देना है। हमने लास्ट 5 साल में, और ये आप गूगल करके दे सकते हो, 5 साल में हमने अपना फॉरेस्ट कवरेज बढ़ाया है। और कितना बढ़ाया है? एक दिल्ली और एक गोवा को मिला दीजिए, उतना बड़ा कवरेज बढ़ाया है। और वो हमें ज्ञान देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो वी नीड टू बाय देयर ज्ञान। देखिए, जिसको अपनी सिक्योर्ड लाइफ जीनी है वो पैकेज के पीछे भाग रहा है, कुछ अगर किसी को करना है वो अपना स्टार्टअप खोल रहा है, आपके पास सब ऑप्शंस है। दैट इज कंप्लीटली योर माइंडसेट। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, अगर कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको कन्विक्शन है कि आप ये चीज पुल ऑफ कर सकते हो, आप अपना 100% डेडिकेशन दे करके ये काम कर सकते हो, तो there are very good success stories which you can see and which you can basically आप उसको replicate कर सकते हो। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे स्टार्टअप हमने देखा यूनिकॉर्न्स, you will be surprised to know हम अभी वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न मेकर्स हो गए, मतलब 125 यूनिकॉर्न्स है। In the social